वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स, 12th केमिस्ट्री चैप्टर 10 है ना, जिसमें बहुत सारे वीडियो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इसके पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। हमारा पॉइंट कहाँ शुरू हुआ था? हमारा पॉइंट शुरू हुआ था हेलो एल्केन के रासायनिक गुण से। रासायनिक गुण में मैंने बताया था आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के बहुत सारे उदाहरण भी बताए थे। इस अभिक्रिया का प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो क्रियाविधि उसको भी बताया था, SN1 SN2 पर अभिक्रिया। अब वो पूरा का पूरा यहाँ से कट गया, ठीक है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। अब जो हम लोग जाने वाले हैं वो है विलोपन में, ठीक है। क्योंकि इसको पीछे बताने का मतलब ये है कि हेलो एल्केन्स के रासायनिक हेलो एल्केन के जो रासायनिक गुण है उसी के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ रहे हैं सबको, ठीक है। तो दूसरा आता है विलोपन। पहला क्लियर हो गया, पिछले वीडियो में जाइए और देखिए, है ना। विलोपन क्या है? चलिए, तो एकदम सिंपल सिंपल टॉपिक से चलते हैं। विलोपन है क्या, है ना। जब किसी एक ही अणु से दो परमाणु या समूह निकल जाते हैं, जब किसी एक ही अणु से, कितने अणु से? एक ही अणु से दो परमाणु या समूह निकल जाते हैं, तब ऐसी अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। पहले ये बात करते हैं कि विलोपन को क्या बोलते हैं, विलोपन किसको बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, CH3 CH2 और ये एथिल क्लोराइड है ना, ठीक है। इसको हम लोग मादे क्रिया करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हम लोग जानते हैं कि सामान्य क्रम क्या होता है। सामान्य क्रम क्या होता है कि जो हाइड्रोक्साइड है वो क्लोरीन की जगह ले लेता है ना, ठीक है। और ये पोटेशियम है, ठीक है, वो कहीं इनके साथ क्रिया करता है, ओके। अब बात ये चलती है कि इस प्रक्रिया में, विलोपन में क्या होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई भी, देखिए, जब किसी एक ही अणु से, चलिए हमारे पास एक अणु है, ठीक है, CH3 CH2 Cl, ठीक है। जब एक ही अणु से दो परमाणु या समूह निकल जाते हैं, ठीक है ना, दो परमाणु या समूह निकल जाते हैं, तो इस CH3 CH2 Cl से यदि दो समूह या परमाणु निकलेगा, चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर होता है CH2 ये निकल गया एक समूह, जिसमें से कितने? दो हाइड्रोजन इधर, चार हाइड्रोजन निकल गए। इसमें क्या? पांच हाइड्रोजन है ना, 3 और 2 5 हाइड्रोजन है ना, ठीक है। इसके बाद CH2 ये क्या बन गया? एथीन बन गया, ठीक है, एथीन बन गया। अब एथीन बनने के साथ साथ देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा हुआ है, 3 हाइड्रोजन इधर था ना, 3 2 5 था, इधर कितने निकला? 4 निकला, तो एक हाइड्रोजन बच गया। तो एक हाइड्रोजन बच गया, है ना। तो वो एक हाइड्रोजन कहाँ जाता है? वो जाता है इस हाइड्रोजन के साथ और बनाता है वो H2O। क्या बनाता है? H2O, ठीक है। अब बचा कौन? बचा क्लोरीन। कौन बचा है? क्लोरीन। और यहाँ पर क्लोरीन माइनस आयन वाले हैं और पोटेशियम प्लस आयन, तो ये वजह पोटेशियम क्लोराइड बना देता है। अब यहीं पर देखिए कि ये एक ऐसा, जब जब किसी एक ही अणु से दो परमाणु या समूह निकलते हैं, ठीक है, इनसे, ठीक है, दो परमाणु या समूह निकल जाते हैं। देखिए, इन्हीं से ही निकला है कौन? CH2 ये निकला हुआ है, ठीक है। और इन्हीं से निकला है कौन? यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब किसी एक अणु से दो परमाणु या समूह निकल जाते हैं, तब ऐसी अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया द्वितीयक तृतीयक एल्कीन हैलाइड द्वारा दी जाती है। मतलब ये द्वितीयक तृतीयक एल्कीन हैलाइड है। एल्कीन हैलाइड प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक होते हैं ना, तो यही बोला जा रहा है कि ये द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है, एल्किल हैलाइड के द्वारा दी जाती है, ऐसा जो क्रिया है वो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि हाइड्रो हैलोजनीकरण क्या है? हाइड्रो हैलोजनीकरण क्या है? हैलोजनीकरण मतलब तो क्लियर है आपको, है ना, ठीक है। बट हाइड्रो हैलोजनीकरण क्या है? थोड़ा समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, ठीक है। हैलोजनीकरण क्रिया क्या है, ऐसे कर आएगा तो हाइड्रो हैलोजनीकरण जी, है ना। चलिए, थोड़ा सिंपल एक चीज़ से स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे कि जब एल्किल हैलाइड को, ठीक है, जब एल्किल हैलाइड को, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहल में बने, ठीक है। चलो क्या लिख देते हैं? जब एल्किल हैलाइड को, यहाँ पर लिख दिया मैंने CH3 CH2, ठीक है, ये लिख दिया मैंने किसका? कोई भी एल्किल हैलाइड का, ठीक है ना, ठीक है। तो CH3 CH2 Cl प्लस KOH, ये जब एल्किल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहल में बने, एल्कोहल लिख देते हैं यहाँ पर ALC, एल्कोहल में बने विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तब इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु निकल जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का, ये जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु क्या हो जाता है? निकल जाता है और एल्किन बनाता है। क्या बनाता है? एल्किन। तो ये बना दिया एल्किन, देखिए CH2 CH2,
CH3 और CH2 था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया ना, एक हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। तो तब इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का, ये जो हाइड्रोजन का जो हैलाइड है, हाइड्रोजन के साथ ही क्लोरीन जुड़ा है, हैलाइड जुड़ा है तो हाइड्रोजन का हैलाइड बोलेंगे। तो तब इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु निकल जाता है और एल्कीन बनाता है। क्या बना दिया है? एल्कीन। एल्कीन में कौन है? इसका क्या नाम है? एथीन। मेथेन एथेन है तो एथीन, ठीक है, दो कार्बन है तो एथीन, एल्कीन बनाता है। अब एल्कीन बोल रहा हूँ मतलब ये एथीन ही है, ठीक है। एल्कीन उसके पूरे समूह का नाम है, ये उसका मेन उस हेलोल्किन सॉरी उस समूह का नाम है ये, ठीक है, एथीन, लेकिन ये पूरा एल्किल ग्रुप का नाम है, ठीक है। तो तब इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु निकल जाता है और एल्कीन बनाता है। ये तो हो गया। चूंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का विलोपन होता है, ठीक है ना। चूंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का विलोपन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है। चूंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हैलाइड, हैलाइड लिख दें यहाँ पर, चूंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हैलाइड का विलोपन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण भी कहते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। हाइड्रोजन हैलाइड का एक हाइड्रोजन अणु निकला बाहर। अब बातें करते हैं कि यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी है भाई, है ना, ठीक है। तो इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? ये क्या करता है, आपका जो पोटेशियम है वो क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। और बचा कौन है? एक हाइड्रोजन इधर बचा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया ना, एक हाइड्रोजन निकला है ना, दो हाइड्रोजन हो गया, तो दो हाइड्रोजन बनाकर क्या बना? H2O बनाएगा, पानी बना दिया, ठीक है। अब बात ये करते हैं, थोड़ा सा समझना इसको, ठीक है। यहाँ पर तरीका क्लियर कर लेते हैं थोड़ा से, ठीक है, कि ये दोनों ही एक ही है, बट इसको अच्छी तरह से क्योंकि आपको लिखना है तो इसी को लिखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इसका मेन हेड यही है ना, कि जब हेलो एल्केन को पोटेशियम, यही भी सेम है बट इसमें से कैसा तरीका कैसे बदल रहा है देखो, है ना। जब हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र एल्कोहली विलयन के साथ गर्म करते हैं, जब किसको? हेलो एल्केन को, अर्थात यही का है, एल्किल हैलाइड है ना, ठीक है। जब हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र एल्कोहली विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु का, ठीक है, ये है जो हाइड्रोजन परमाणु है, उस हाइड्रोजन परमाणु का बीटा कार्बन से विलोपन, ठीक है। अब इसके लिए क्या समझना है हमको? बीटा कार्बन क्या है, अब इसमें क्लियर करना पड़ेगा आपको। बीटा और ये क्या बोलते हैं, इसको मैं थोड़ा से संरचना रूप में बनाता हूँ, ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको बोलते अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है, अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। रुकिए थोड़ा से, चलो यहाँ से रचना बना दिया मैंने, ठीक है। चलिए, तो क्लोरीन है जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके समीप के कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई आपको। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है उसको समझना है ना। ये जो चीज़ मैंने बताई है ऊपर में, ठीक है, या तो इसको लिख सकते हो, इसको किसके लिए लिखोगे? विहाइड्रोहैलोजनीकरण के लिए। और अगर विलोपन आता है, ठीक है, तो डायरेक्टली इसी बस को लिख देंगे तो भी विलोपन चल जाएगा, ठीक है ना। वैसे दोनों को लिख देना, ठीक है, इसको या तो इसको, है ना। तो ये वाला भी बताया, उसको भी लिख सकते हो, या तो ये वाले को भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये वाला ज़्यादा स्पष्ट है ना। देखिए कि जब हेलो एल्केन को ये हेलो एल्केन है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम ये भी हेलो एल्केन है ना, यही 6 तो दोनों सेम है ना, ठीक है। जब हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, के सांद्र एल्कोहली विलयन में गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु का, इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु, ठीक, तो हाइड्रोजन परमाणु का बीटा कार्बन से विलोपन होता है। हाइड्रोजन परमाणु का, देखिए ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, मतलब इस बीटा कार्बन से क्या निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु का, ठीक है, इस हाइड्रोजन परमाणु का, ठीक है, इसका निकलना ना, हाइड्रोजन परमाणु का निकलना, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु का बीटा कार्बन से विलोपन निकलना, तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का, कौन से परमाणु का? हैलोजन परमाणु का विलोपन द्वारा एल्कीन बनता है। दोनों को एक साथ बोला जा रहा है। कैसे? कि हाइड्रोजन परमाणु का, ये जो हाइड्रोजन परमाणु का किससे? बीटा कार्बन से, हाइड्रोजन परमाणु का बीटा कार्बन से, तथा अल्फा कार्बन से किसका? हैलोजन परमाणु के विलोपन द्वारा एल्कीन बनता है, ठीक है, CH2। चूंकि विलोपन में बीटा हाइड्रोजन ये अल्फा कार्बन का
अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे तो बीटा कार्बन का बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। तो चूंकि विलोपन में बीटा हाइड्रोजन परमाणु शामिल हैं, चूंकि विलोपन में बीटा हाइड्रोजन परमाणु शामिल है, इसलिए इसे बीटा विलोपन क्रिया कहते हैं। बीटा कार्बन का बीटा हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग बीटा विलोपन क्रिया भी कहते हैं। इस तरह से क्लियर कर लीजिए आप लोग, है ना। इसको और रिपीट करके सुन लीजिए। चलिए आगे जो पॉइंट आता है वो है सेट जेफ का नियम। ये आपका विलोपन के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये सेट जेफ का नियम क्या है? हमने अभी पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि जो कार्बन होता है उसके कार्बन के समीपस्थ कार्बन से क्या निकलता है? समीपस्थ कार्बन से क्या निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है। ये भी मैंने बताया आपको, ठीक है। अब सेट जेफ का नियम क्या बोलता है? चलिए थोड़ा सा दृष्टांत समझ लेता हूँ। जैसे कि CH3 और ये Br। चलो अब मैंने क्या बोला कि ये जो मेन कार्बन है इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसके लिए बीटा कार्बन ये है। अल्फा बीटा का मतलब समझना है तो आप इस अध्याय के पहले वीडियो में जाइए, ठीक है। इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसको बीटा कार्बन बोलते हैं, जो समीपस्थ कार्बन उसको, ठीक है। इसके समीपस्थ कार्बन ये है तो इसको भी बीटा बोलेंगे, इसको भी बीटा बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि चलो हमारे पास CH3 है, ठीक है। एक बीटा कार्बन यहाँ पास है और ये दूसरा बीटा कार्बन, इसको डैश कर देते हैं, ठीक है। दो बीटा कार्बन है अपने पास, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अल्फा कार्बन के समीपस्थ वाले कार्बन क्या होता है? निकलता है, सॉरी, अल्फा कार्बन के समीपस्थ वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकल रहा है, ऐसा बोला था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर मान निकालूंगा तो CH3 इसको भी निकाल सकता हूँ, इसको भी निकाल सकता हूँ, CH3 इधर के भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। हम लोग इधर के भी निकाल सकते हैं। चलो तो इसमें हम लोग कर देते हैं CH3, है ना, CH++CH2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, डबल बन C, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ऐसा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना। ओके, ये बन गया। और क्या बच गया? ये सॉरी अभी तो क्रिया करवाया ही नहीं, है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग मान जाए किसी न किसी चीज़ से हम लोग क्रिया करवाते हैं, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है या किसी चीज़ से, ठीक है। क्रिया के लिए अपने पास क्या है? Br है ना, ये Br है, ठीक है। अब CH3 3 कार्बन इधर है, CH मतलब एक कार्बन, 3 एक 4 कार्बन, सॉरी 3 और एक 4 हाइड्रोजन, 4 2 6 हाइड्रोजन। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन था? 3 3 6 एक 7 हाइड्रोजन था, 7 हाइड्रोजन था ना। लेकिन यहाँ पर 3 4 5 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कहाँ गया? तो एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है किसके साथ? Br के साथ, तो ये बनाता है HBr, ठीक है। ये ऐसा क्रिया हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन का क्या हुआ? विलोपन हुआ, तब ये संरचना बनाया। इसको मैं थोड़ा सा ये संरचना सूत्र रूप में ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये हो गया। अब बात ये करते हैं कि हमने बताया था कि कार्बन के समीपस्थ कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, इनसे निकला या तो इससे निकल जाता है, एक से निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये जो सेट जेट अभिक्रिया बोलता है कि यदि हमारे पास CH3 CH2 CH CH3 Br ऐसा वाला कोई सिचुएशन है, तो आप बताइए कि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे कि इस तरफ के बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे? इस तरफ देखिए, मैंने क्या बोला कि CH3 इधर है तो इधर से मैंने निकाल सकता हूँ या तो इधर से भी निकाल सकता हूँ। अब इस सिचुएशन में हम लोग कहाँ से निकालें? यही बताएगा आपका सेट जेट नियम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे एक हाइड्रोजन कि यहाँ से निकालेंगे, यही समझना है अपने को, ठीक है। चलिए तो यहाँ शुरू कर देते हैं हम लोग किसका? सेट जेट के नियम का, ठीक है। चलिए शुरू में जो बोल रहा हूँ उसको आपको समझना बस है, ज़्यादा कुछ लिखना लिखना नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा समझ जाइए कि एल्किल हैलाइड अणु में, ये जो एल्किल हैलाइड है, ठीक है, अभी ये वाला उदाहरण को क्लियर भूल जाइए, ठीक है। एल्किल हैलाइड अणु में जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा रहता है, एल्किल हैलाइड अणु में जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु, तो देखो इस वाले कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा रहता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। मैंने बताया था जिस हैलोजन से जो कार्बन पहले नंबर में जुड़े रहेगा हैलोजन से, वही कार्बन अल्फा कार्बन कहते हैं, तथा अल्फा कार्बन के संलग्न अन्य कार्बन परमाणु को बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये इसका बीटा हो गया, इधर देखें तो इसका बीटा ये हो गया, मतलब इनके साथ अगर ये भी जुड़ा तो यही भी बीटा कहलाता है। अभी दो जने जुड़े तो दो बीटा हो गया, ठीक है, बीटा कार्बन कहते हैं। ये तो क्लियर समझने का, नहीं लिखना है उसको, ठीक है। अब बात यहाँ पर करते हैं थोड़ा से कि इसमें विलोपित होने वाले समूह, ठीक है,
समीपस्थ कार्बन परमाणु से निकलते हैं। चलिए अब ये बात करते हैं, ये जो सेट जेट का नियम है उसमें क्या होता है कि इसमें विलोपित होने वाले समूह, चलिए मान लीजिए कौन सा समूह विलोपित हो रहा है। यहाँ पर होता है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। ये समूह विलोपित हुआ यहाँ से, क्योंकि एक हाइड्रोजन अपने पास निकल गया ना, एक हाइड्रोजन बाहर हो गया कहीं पास, ठीक है ना। कैसे बाहर हो गया, देखो CH3 3 कार्बन, सॉरी 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 6 7 8 9, 9 हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। इधर देखो 3 4 5 6 7 8, 8 ही हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन का विलोपन हुआ ना, ठीक है। अब विलोपन के फलस्वरूप क्या बना, यहाँ पर कोई ना कोई समूह बना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसमें विलोपित होने वाले समूह, ये जो विलोपित होने वाले समूह हैं, समीपस्थ कार्बन परमाणु, समीपस्थ कार्बन परमाणु मतलब बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, इसको बीटा मान लेता हूँ मैं, ठीक है, ओके। इसको ही बीटा मानते हैं क्योंकि ये भी बीटा, इसको बीटा डेज मान देते हैं, इसको बीटा बस मान देते हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें विलोपित होने वाले समूह, विलोपित होने वाले कौन है, समूह है, वह समीपस्थ कार्बन परमाणु, समीपस्थ मतलब बीटा, बीटा कार्बन परमाणु से निकलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर समीपस्थ लिखेंगे तो समीपस्थ की जगह आप अच्छा लिखेंगे, बीटा कार्बन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसमें विलोपित होने वाले समूह, विलोपित होने वाले समूह है वहाँ समीपस्थ कार्बन अर्थात बीटा कार्बन परमाणु से निकलते हैं। यहाँ से निकला कोई हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ से निकला और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बनाया होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ बना होगा, ठीक है, जल वगैरह बना होगा, जो भी बना है, ठीक है। तो वो कहाँ से बना है, ये बना हुआ है, इसके कहाँ से निकल कर बना हुआ है, ये सॉरी मतलब ये बीटा कार्बन है, कौन से कार्बन है, बीटा कार्बन है, उस बीटा कार्बन से निकल के बना हुआ, ठीक है। अब मैं इसी को ही क्यों बोल रहा हूँ आगे समझ आएगा, ठीक है, इसमें से क्यों नहीं बोल रहा हूँ, है ना। चलिए तो इसमें विलोपित होने वाले समूह, इसमें जो विलोपित होने वाले समूह, विलोपन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ ना, हैलाइड समूह का हुआ है, हाइड्रोजन हैलाइड का हुआ है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया ना जी, ये 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का विलोपन हो गया, ठीक है। मतलब जो समूह का विलोपन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, बीटा कार्बन से हुआ है, बीटा कार्बन से हुआ है, मतलब बीटा हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। तो इसमें विलोपित होने वाले समूह बीटा कार्बन परमाणु से निकलते हैं, अतः इस प्रकार के विलोपन को बीटा विलोपन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बीटा विलोपन, ठीक है, या तो बोलते हैं 1-2 विलोपन भी कहते हैं। 1-2 विलोपन मतलब ये पहला नंबर का कार्बन, ये दूसरा नंबर का कार्बन, ठीक है। यहाँ से हम लोग लंबी श्रृंखला लेंगे तो, ठीक है, बॉन्डिंग से लेते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन इसके जानने की जरूरत भी नहीं आपको ज़्यादा, केवल इतना जाने कि बीटा विलोपन कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बीटा कार्बन से ही कोई हाइड्रोजन क्या हुआ है, निकला हुआ है, ठीक है। यदि किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन हो, चलिए तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया कि बीटा हाइड्रोजन, यहाँ से इसको देख लीजिए, बीटा हाइड्रोजन से निकला है, यहाँ से देखते हैं हम लोग, बीटा हाइड्रोजन से निकला था ना कोई भी, तो उसको हम लोग बीटा विलोपन कहेंगे, ठीक है। अब यदि किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक क्या हो, बीटा कार्बन हो या बीटा एल्किल हैलाइड में एक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन हो, ये बीटा कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। यदि किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन हो, ठीक है, इसमें इधर बीटा हाइड्रोजन है बहुत सारे, 2 है, इधर भी बीटा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन के साथ बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यदि किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन हो तो एल्किनों का मिश्रण प्राप्त होता है। एल्किनों को क्या प्राप्त होता है, मिश्रण मतलब शुद्ध एल्किन प्राप्त नहीं होता है, हमको मिश्रण प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर उत्पाद कितना % प्राप्त करना होता है, 100% उत्पाद प्राप्त करना होता है, ठीक है, 100%, जिसमें से 80% है वो शुद्ध होता है और 20% होता है ऐसे ही अशुद्ध होता है। तो 80% ये प्राप्त हुआ, ठीक है, CH3 CH3 वगैरह वगैरह, ठीक है, जो कि और CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बन वाला इसलिए CH2 लगा हुआ है ना, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, हाइड्रोजन ये मिल जाएगा इसका संयोजकता, ठीक है। अब ये प्राप्त हुआ अपने को। अब बात करते हैं हम लोग कि ये यहाँ तो केवल एक ही दिखाई दे रहा है ना, तो 2 जने क्यों बना दिया है सर, ठीक है, यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर 2, भैया तो ये पूरा दोनों जने एक ही है, लेकिन इसकी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समावयवी है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि
इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, मतलब ये पूरा का पूरा उत्पाद है हमारा। लेकिन जो 80% है वो शुद्ध उत्पाद है और जो 20% है वो अशुद्ध उत्पाद है कहा जाए। ठीक है, ओके। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि यदि किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन हो तो एक और दो बीटा हाइड्रोजन है ना अपने पास, 2 बीटा कार्बन है तो 2 बीटा हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, तो 2 नहीं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 3, 3 2 5 है अपने पास। ठीक है, 5 में से कोई निकल सकता है। तो यदि किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन हो तो एल्कीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। ये एल्कीनों का क्या प्राप्त हुआ है? मिश्रण प्राप्त हुआ है, जिसमें 80% अच्छा है और 20% थोड़ा नोकला है। ठीक है, तो ऐसे एल्कीनों का मिश्रण प्राप्त होता है और मुख्य उत्पाद के रूप में, यहाँ से क्लियर करिएगा, और मुख्य उत्पाद के रूप में वह एल्कीन प्राप्त होता है जो सबसे अधिक प्रतिस्थापित होता है। जो सबसे अधिक क्या होता है? प्रतिस्थापित होती है, मतलब सबसे अधिक प्रतिस्थापित कौन है? ये। ठीक है ना, ये सबसे प्रतिस्थापित है, ये जो 80% प्राप्त हुआ है वो। ठीक है, और ये 20% प्राप्त हुआ है वो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि यदि किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो एल्कीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। ये एल्कीनों का मिश्रण प्राप्त हो गया और मुख्य उत्पाद के रूप में वह एल्कीन प्राप्त होता है। ये एल्कीन है ना, ये एल्कीन प्राप्त होता है जो सबसे अधिक प्रतिस्थापित होती है तथा उस बीटा कार्बन से विलोपित होता है। इनमें से उस बीटा कार्बन से विलोपित होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। अब बताता हूँ मैं, है ना, यहाँ पर कि CH3 से निकला होगा कि CH2 से निकला होगा, कोई भी हाइड्रोजन निकला है वो। ठीक है, हाइड्रोजन निकला है तभी तो ये बना है ना। ठीक है ना, हाइड्रोजन निकला है तभी तो ये बना हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो बना हुआ है ना, वो कहाँ से बना हुआ होगा? ठीक है, कहाँ से बना हुआ होगा, वो कहाँ से निकला होगा हाइड्रोजन? तो यहाँ पर ये स्पष्ट लिखा गया है कि जो सब यहाँ शुरू कर देते हैं, एल्कीनों का मिश्रण प्राप्त होता है, एल्कीनों का मिश्रण प्राप्त होता है और मुख्य उत्पाद के रूप में वह एल्कीन प्राप्त होता है जो सबसे अधिक प्रतिस्थापित होता है तथा उस बीटा कार्बन से विलोपित होते हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है, तो इसे हम लोग सेट-जैप का नियम कहते हैं, मतलब यहाँ से विलोपित हुआ है CH2 से। ठीक है, और आपको अगर नाम लिखना है तो लिख देना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है क्या, ये हो जाएगा ब्यूट। ये दूसरा नंबर में ना कार्बन डबल बॉन्ड दिए तो 2 इन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? तीसरा नंबर, अच्छा पहला नंबर में कार्बन है। ठीक है, तो हो जाएगा ब्यूट 1 इन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो, तो हैलो एल्केन के रासायनिक गुण का ये दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो गया, विलोपन। ठीक है, ये पहला तो हो ही गया था, पहले पार्ट है ना, ये दूसरा है। अब ये तीसरा हम चलते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक, उसका चौथा हम चलेंगे। ठीक है, तो धातु के साथ अभिक्रिया में क्या होता है? धातु के साथ क्रिया में, ठीक है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले है वुड्स अभिक्रिया आता है। वुड्स अभिक्रिया, ये क्या अभिक्रिया है? देखिए, एकदम सिंपल सी बात है। इसमें थोड़ा दिक्कत ये होती है कि मैं दोनों तरफ से समूह जोड़ के बताऊंगा। ठीक है, अभी कैसे बनाऊंगा आगे देखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि वुड्स अभिक्रिया क्या है? वुड्स अभिक्रिया क्या है? या तो सोडियम से अभिक्रिया का, किसका अभिक्रिया? हैलो एल्केन का। हैलो एल्केन का किसके साथ? धातु के साथ क्रिया, ये इसका रासायनिक, मतलब हैलो एल्केन रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं हम लोग ना, हैलो एल्केन रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो हैलो एल्केन का किसके साथ क्रिया? धातु, किसी न किसी धातु के साथ क्रिया। तो सबसे पहले ये बात है क्रियाशीलता का क्रम, जैसे कि हमारा यहाँ पर R कोई समूह है, ठीक है, उसके साथ कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, एल्किल हैलाइड है, ये सब जने। ठीक है, तो इसको एल्किल आयोडाइड बोलेंगे, एल्किल ब्रोमाइड बोलेंगे, एल्किल क्लोराइड बोलेंगे, एल्किल फ्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है? तो ये जो आयोडीन वाला है ना, वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, ये जिसका ब्रोमीन हैलोजन जुड़ेगा वो इसके अपेक्षा कम रहेगा, इसके अपेक्षा कम ये रहेगा Cl। और ये जो RF है ना, ये क्रिया नहीं करता, लिख देना, क्रिया नहीं करता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं वुड्स अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो वुड्स अभिक्रिया क्या है कि जब एल्किल हैलाइड को, यहाँ पर मैंने लिख दिया एल्किल हैलाइड, एथिल ब्रोमाइड है ना, ये C2H5 एथिल ब्रोमाइड, और इसका IPAC नाम में ब्रोमेथेन है। ठीक है, तो जब एल्किल हैलाइड को, ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर या गर्म किया जाता है, तो गर्म
करने पर एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। अब आपको क्या लग रहा है? सीधी बात यह है कि हमारे पास कोई है ना, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्या? ब्रोमोएथेन। कर लेते हैं ब्रोमोएथेन। यहाँ पर जो सोडियम है ना वो, ठीक है, वो जो धातु है वो +1 वाले होते हैं। क्या होते हैं? +1 वाले होते हैं, ठीक है। तो सोडियम धातु +1 वाले होते हैं और इनको इनके साथ क्रिया करवाना है, ठीक है, एल्किल हैलाइड के साथ। तो एल्किल हैलाइड के साथ अगर हम लोग क्रिया करवाते हैं तो सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, ओके। बट यहाँ पर इस तरह से अभिक्रिया कराई जाती है, देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ तो हम क्या करेंगे? ब्रोमोएथेन, ये क्या है आपका? ब्रोमोएथेन है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो कैसा होता है? देखिए ध्यान से, ये इतना अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो हमारा जो उत्पाद क्या प्राप्त होगा? हमारे पास उत्पाद प्राप्त होगा C2H5 ये प्राप्त होगा अपने को। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटेन, क्योंकि हमने क्या बोलता है यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त हो गया ब्यूटेन, ब्यूटेन प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास ब्रोमीन है एक और ब्रोमीन इधर है, तो 2 ब्रोमीन है, और ये क्या है? सोडियम है, ठीक है। और सोडियम का होता है एक, ब्रोमीन का भी होता है एक, ऐसे जुड़ जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बना देगा। बट हमारे पास ये 2 ब्रोमीन है ना, ठीक है ना, 2 ब्रोमीन है, तो यहाँ पर ऐसे 2 तो नहीं डाल सकते हम लोग, तो ये सामने में डालेंगे, तो 2NaBr इस तरह से। तो ये हमको ब्यूटेन प्राप्त करना है, उत्पाद प्राप्त करना है भैया, आप कैसे भी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से 2 समूह के आधार पर ही हम लोग इसके, अच्छा इस तरफ भी क्लियर कर देते हैं, सोडियम 2 है ना, सोडियम को 2 कर देते हैं इधर, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि ये एक सोडियम के साथ इस तरफ का एक समूह यहाँ पर बनाया मैंने, एक समूह यहाँ पर बनाया मैंने, ठीक है। मतलब ये दोनों एक ही है, ठीक है। इनके साथ ऐसे क्रिया करवाएंगे, ये वुड्स अभिक्रिया में, ठीक है, तभी आपको क्या प्राप्त होगा? ब्यूटेन प्राप्त होगा। अब बात करते हैं थोड़ा से डिफिकल्ट वाले में, है ना। यहाँ पर मैंने ले लिया CH3CH2CHI, ठीक है, ये ले लिया मैंने, ठीक है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन में प्रोपेन, ठीक है, ये ले लिया ना, है ना। अब बातें करते हैं कि इसको हम लोग सोडियम के साथ क्रिया करवाना है, तो यहाँ पर भी मैंने लिया, ये आयोडीन, यहाँ आयोडीन, ये CH यहाँ का CH3, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग क्रिया करवाते हैं तब, अच्छा किसके उपस्थिति में? यहाँ पर ईथर है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या है? हमारे पास ये जो CH3 है और CH3 है, ठीक है, ये क्रिया करेगा, है ना। और ये, अच्छा ये इसमें कैसा सूत्र बना हुआ है? R ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर कोई धातु है, ठीक है, सॉरी हैलोजन है, ये I हैलोजन है, ठीक है। उसके बाद कोई धातु है अपने पास, सोडियम वगैरह, फिर है यहाँ पर फिर हैलोजन दिया गया है, सूत्र बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर R दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है संरचना। तब इसमें क्या हो जाएगा? CH3 CH3 ये बन गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ है कि इधर का जो समूह है, देखिए यहाँ पर मैंने जोड़ा, यहाँ पर भी C2H5 है ना, मतलब R यहाँ पर हैलोजन और यहाँ पर कोई धातु दिया गया है, वहाँ पर फिर हैलोजन, फिर क्या है R, तो ये दोनों से पहले जुड़ता है, ठीक है ना। और दोनों हैलोजन इसके साथ जुड़ता है, एक हैलोजन इसके साथ जुड़ता है, मतलब दोनों हैलोजन इसके साथ जुड़ता है, ठीक है। इस समीकरण में समझ आ गया होगा आपको। तो इस तरह से ये जुड़ गया, ये पूरा का पूरा इधर का, ये सॉरी आयोडीन को हटाकर इतना, और ये अब बचा क्या? आयोडीन बचा, 2 आयोडीन बचा, और एक क्या बचा? सोडियम बचा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? Na सोडियम आयोडाइड। बट आयोडीन 1 2 है ना अपने पास, तो यहाँ पर 2, और ये सोडियम भी 2 है, तो यहाँ पर 2 से हम शो करेंगे, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गया आपको कि ये है वुड्स अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं फ्रैंक लैंड अभिक्रिया, ठीक है। ये आपका है फ्रैंक लैंड अभिक्रिया, क्या है? तो वुड्स अभिक्रिया क्लियर हो गया, मतलब फ्रैंक लैंड अभिक्रिया क्लियर होगा। तो जब एल्किल हैलाइड को जिंक धातु के साथ गर्म करने पर एल्केन बनता है, ठीक है। किसी एल्किल हैलाइड को एल्किल हैलाइड में ले लेते हैं हम लोग, CH3CH2Br ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी इसको लिखता हूँ CH3CH2, ठीक है। यही हम लोग वुड्स अभिक्रिया में भी किए हैं, ठीक है। तो इसको जिंक के साथ क्रिया करवाते हैं, ठीक है। जिंक के साथ हम लोग अगर क्रिया करवाते हैं तो ये फ्रेंड्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पर Zn का होता है +2, ठीक है ना, जिंक का है, परमाणु क्रमांक 30 होता, ये होता है ना 30 होता है ना, ठीक है, ये +2 होता है,
वो सोडियम का +1 था, ठीक है। तो यहाँ पर ये CH3 CH2 इनमें से एक कार्बन निकलेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो एक कार्बन निकलेगा यहाँ पर, तो एक कार्बन सॉरी, यहाँ इसका जो ब्रोमीन है और इसके पास भी ब्रोमीन है, ठीक है। ये जो समूह है इसके साथ क्रिया कराएगा, ठीक है, ये RR बनेगा। तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, ये बन गया मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है। अब कौन बचा, Zn बचा, और कौन बचा, Br। तो Zn Br ये सब क्रिया करेगा ऐसे, ठीक है। तो Zn Br2 बन जाएगा ये। तो यह फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट आता है कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण, ठीक है। कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण, ठीक है। वुड्स अभिक्रिया के बाद तीसरा नंबर का आता है, वुड्स बोलता हूँ जी, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड, ठीक है। तो आगे थे कार्बनिक धातु यौगिक का निर्माण, इसमें पहला नंबर आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या है, सॉरी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना कैसा बनता है, देखिए। सबसे पहले एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम चूर्ण के साथ, एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है, बनाता है। तो कैसे, देखिए हमारे पास हमारे सूत्र लिख लेते हैं HX, ये अपने पास कोई समूह है, एल्किल हैलाइड है, वो मैग्नीशियम किसी क्या करता है, ठीक है, मैग्नीशियम चूर्ण के साथ जी, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये बन जाएगा R, ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और X, ये हो जाएगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो सूत्र हम देख लेते हैं हम लोग, C2H5Br एथिल, ठीक है, मेथेन एथेन एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, और ये मैग्नीशियम क्रिया करवा दीजिए शुष्क ईथर के साथ, तो क्या बन जाएगा, C2H5 ये बन जाएगा, मैग्नीशियम जुड़ जाएगा, ठीक है, Mg, और ब्रोमीन भी जुड़ जाएगा ये। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है ना, वो आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। इस तरह से ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी क्लियर हो गया। चलिए पहला पेज में फिर आ जाते हैं ना, ठीक है। पहला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्लियर, विलोपन भी क्लियर, धातु के साथ अभिक्रिया भी क्लियर। अब आता है अपचयन, ठीक है, हेलोल्केन के रासायनिक गुण, यहाँ से खत्म हो जाता है हेलोल्केन का रासायनिक गुण, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, अपचयन क्या है। तो एल्किल हैलाइड जिंक और अम्ल युग्म के द्वारा अपचयित होकर एल्केन बनाता है, ठीक है। एल्किल हैलाइड कौन है अपने पास है, एल्किल हैलाइड, किसके साथ, जिंक और अम्ल युग्म के द्वारा, बहुत सारे अम्ल युग्म बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, के द्वारा अपचयित होकर एल्केन बनाता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा समझना है, सिंपल सी, ठीक है। ये लिख लिया मैंने C2H5Cl, ये हेलोल्केन है, एल्किल हैलाइड जी, ठीक है। ये अपने पास है हाइड्रोजन, कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये एल्किल हैलाइड है, ये किसकी उपस्थिति में, जिंक है, Cu है, ठीक है ना, और ये एल्कोहलिक है ना, ठीक है। इन सब की उपस्थिति में क्या होता है, एल्केन बनाता है, क्या बनाता है, एल्केन। तो यदि मैं इसमें क्रिया करवाता हूँ, जैसे कि C2H5Cl है, तो इसमें से Cl निकल जाता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और इसमें का जो 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन इसमें चला जाता है, तो H5 था ना, ये हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा है, एक हाइड्रोजन इसको ले लेता है, किसको ले लेता है, क्लोरीन को, हाइड्रोजन क्लोराइड। मतलब सीधी बात है, एल्किल हैलाइड है, वह जिंक के साथ क्रिया करता है, जिंक की उपस्थिति में, ठीक है। जिंक और अम्ल युग्म के द्वारा अपचयित होकर क्या बनता है, एल्केन बनाता है, एल्केन बना दे यहाँ पास, ठीक है, ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं, ठीक है ना। चलिए और यहाँ पर इसको काटिए भी, यहाँ शुरू कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को जो आयोडाइड है, हैलाइड है, ठीक है। तो HI किसकी उपस्थिति में, इसकी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में या Na की उपस्थिति में, आदि की उपस्थिति में H2 के द्वारा RX का अपचयन एल्केन में होता है। मतलब ये जो कोई समूह है उसका अपचयन, एल्किल हैलाइड का अपचयन है, किस में होता है, एल्केन में होता है। बस यही समझना है फिर। तो यहाँ पर देखिए C2H5I यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये HI, ये जो HI है वो किसकी उपस्थिति में, किसी P की उपस्थिति में या Na की उपस्थिति में वगैरह की उपस्थिति। यहाँ पर लाल P लिख दिया मैंने, लाल P की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, C2H5 है क्या, तो ये C2H6 हो जाएगा। यहाँ इसका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ निकल जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, और ये बनेगा C2H6 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक आयोडीन यहाँ पर है, एक आयोडीन है, तो ये I2 बन जाएगा, ये बन गया, क्लियर, ठीक है। ये दोनों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आता है समावयवीकरण।
समावयवीकरण क्या है, ठीक है। तो जब हैलो एल्केन को 573 केल्विन या निम्न ताप पर लुईस अम्ल जैसे AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसके आणविक पुनर्विन्यास से समावयवी हैलो एल्केन प्राप्त होती हैं। अब हैलो एल्केन से हैलो एल्केन प्राप्त करवाएं तो क्या हो जाएगा, अपने पास CH3 CH2 CH2 Cl, ये अपने पास Cl, ये है आपका हैलो एल्केन, ठीक है ना। CH3 CH2 CH2 और Cl हैलो एल्केन है, ठीक है। इसका हम लोग ये करेंगे तो 1 क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे, मेथेन एथेन प्रोपेन, सॉरी मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन है ना, पहला नंबर में क्लोरीन है तो 1 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है ना। या मेथेन एथेन प्रोपेन तो प्रोपिल क्लोराइड भी हो जाएगा, सामान्य नाम प्रोपिल क्लोराइड है ना। तो CH3 CH2 CH2 Cl है, जुड़ा हुआ है अपने पास है। किसकी उपस्थिति में बोल रहे हैं कि जब हैलो एल्केन को, ये हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन को 573 डिग्री, अच्छा 573 डिग्री से यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, डिग्री से नहीं केल्विन में, ठीक है, या निम्न ताप पर लुईस अम्ल जैसे AlCl3 ठीक है की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसके आणविक पुनर्विन्यास से समवयवी हैलो एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा CH3 Cl। अब मतलब ये हुआ है कि अपने पास ये जो CH2 है और CH2 है, ठीक है ना, यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ गया है तो ये CH3 हो गया, क्या हो गया CH3 हो गया, तो ये CH3 ये हो गया और ये CH हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ख़त्म। तो ये भी क्या है, मेथेन एथेन प्रोपेन 3 वाला है ना, ठीक है। ये भी आपका एक हैलो एल्केन है क्योंकि कार्बन सॉरी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका पहला, दूसरा में तो 2 क्लोरो मेथेन प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये हो गया। इस तरह से आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ, चैप्टर नहीं, चैप्टर तो ही बहुत बचा है।